हेलो डियर, हमारा जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं तो आप सभी को वेलकम करता हूं। और ये है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। तो देखिए, है तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा। लगभग आपको यहाँ पे 125 के आसपास क्वेश्चन है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आज शुरू करते हैं। और आप सभी को जो है ये बताना है कि जो है कैसे क्या आपका होता है। ठीक है, मैं जहाँ जहाँ सवाल पूछूंगा आपको बताना भी है, तो इस कारण ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका FON का है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। ठीक है, क्या चीज़ का है? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम बायो साइंस का आपका दे चुके हैं, तो जो है ये फंडामेंटल का है। इसके बाद जो है हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का लेकर आएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है कहता है कि पेरेंटल थेरेपी का जो दावा है, पेरेंटल थेरेपी का अर्थ दावा को क्या है? पेरेंटल थेरेपी क्या है? दवा देने का एक माध्यम होता है, जिसका अर्थ क्या है कि IM देना, इंट्रामस्कुलर देना, IV मतलब इंट्रावेन देना, सबक्यूटेनियस देना मतलब अधत्वचीय, उसके बाद उपरोक्त सभी। मतलब पेरेंटल थेरेपी में जो दवा दिया जाता है किन किन माध्यमों से दिया जाता है। तो आप लोग पेरेंटल थेरेपी पढ़े होंगे तो आप लोग को पता है कि पेरेंटल थेरेपी में या दवा देने के मार्ग में जो है हम लोग IM भी पढ़े थे, इंट्रा मस्कुलर भी पढ़े थे, IV भी पढ़े थे, सबक्यूटेनियस भी पढ़े थे। तो इस प्रकार से जो है इंट्रा स्पाइनल भी पढ़े थे। तो जो है आपको उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आपका 2 नंबर प्रश्न है, कहता है कि दूसरा है कि डैश पर रेक्टल तापमान समान होता है। मतलब जो मलाशय का जो तापमान होता है कितने पर समान होता है। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट आपका तीसरा है कि घोल मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। कौन सा घोल है जो मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, वह घोल जो है मुंह की सफाई में काम आता है। ठीक है, तो ऑप्शन तो बहुत सारा था, सेवलॉन था, पोटेशियम परमैंगनेट, स्पिरिट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम परमैंगनेट। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि जुओं को मारने में किस एसिड का उपयोग करते हैं। जुओं कहाँ होता है? बाल में आपका जो जू होता है ना, उस जुओं को मारने में जो है किस एसिड का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, जो कार्बोलिक एसिड होता है इसका इस्तेमाल जो है करते हैं जुओं को मारने में। समझ गए? कार्बोलिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है, जिसको NaCl भी बोलते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ग्लिसरील है और बोरिक एसिड है। तो राइट आंसर कार्बोलिक एसिड होगा, जिससे जू मरता है। समझ गए? चलिए देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पेल्विक परीक्षा में डैश स्थिति जो है इस्तेमाल करते हैं। मतलब जब पेल्विक मतलब जो श्रोणी वाला होता है ना, तो उस पेल्विक के परीक्षा में एग्जामिनेशन में जो है किस पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे, हम पोजीशन पढ़ाए थे, तो वहाँ पे बताए थे कि जो स्त्री का परीक्षण जैसे भजीना या जो उसके आंतरिक अंगों का या डिलीवरी के समय जो उसके सफाई किया जाता है यूट्रस को, तो किस पोजीशन में? तो वो होता है लिथोटोमी पोजीशन में। स्त्री रोग का जो परीक्षण होता है वो लिथोटोमी पोजीशन में किया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिएगा शानदार प्रश्न है कि डैश जो है 1 ग्राम ओंस के बराबर है। देखिए, एक क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था, कहाँ पे पूछा गया था? यूपी में पूछा था कि जो है 1 ग्राम जो है 1 ग्राम कितने ओंस के बराबर होता है। यूपी में इस बार पूछा गया था। तो देखिए 30 ml जो होता है ना, यह 1 ग्राम ओंस के बराबर होता है। मतलब 1 ग्राम ओंस का मतलब है 1 GM ओंस का मतलब होता है कि 30 ml होता है। इसी को जो है आपको कहीं कहीं 90.6 देखने को मिलेगा। तो लगभग इसको 30 हम लोग कह सकते हैं। समझ गए? समझ गए कि 1 ग्राम ओंस के बराबर होता है इतना। समझ गए? चलिए देखिए, जो इसका SI यूनिट जो है सही से देख लीजिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बोन मैरो, देखिए बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को क्या कहते हैं? देखिए, जो बोन मैरो होता है उसमें इंजेक्शन लगाने को क्या बोलते हैं? तो बोन मैरो है, बोन है मतलब हड्डी में इंजेक्शन लगाने को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्राओसियस बोलेंगे, क्योंकि यह जो है ऑर्थो मतलब जो ऑर्थो होता है, ऑर्थो से ही ऑसियस बना है। तो जो है यहाँ पे इंट्राओसियस, ऑसियस मतलब हड्डी में क्या करना? हड्डी में जो है आपका इंजेक्शन देना इंट्राओसियस होता है। बोन मैरो में इंजेक्शन लगाने को इंट्राओसियस बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से भी आइए पूछ देगा आपसे, तो जो है लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है,
मूत्र जांच में 10 बूंद की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन बहुत भी आई है, आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि मूत्र जांच में जो है यूरिन टेस्ट में जो है कितना बूंद की जो है वो बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल की जाती है। मूत्र जाँच में 10 बूंदे मूत्र की बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल किया जाता है। मूत्र जाँच किया जाता है ना, तो उसमें कितना जो है मात्रा जो है मूत्र का जो है बेनिडिक्ट घोल में रखा जाता है, कितना, तो 8 आप सभी से पूछ देगा कि बताइए मूत्र जांच में जो है किस घोल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेनिडिक्ट घोल का। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए कि मूत्र जांच में किस घोल का इस्तेमाल करते हैं, तो बेनिडिक्ट घोल में। और पूछेगा कि मूत्र जांच में कितना बूंदे मूत्र का जो है बेनिडिक्ट घोल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये है 8। मूत्र जांच में जो है बेनिडिक्ट घोल में जो है 8 जो बूंद होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको जवाब देना चाहिए, जवाब पढ़े हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्द से निवारण देने वाली दवा को क्या कहते हैं। देखिए दर्द से जो दवा निवारण देता है उसे एनाल्जेसिक बोलते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन वाला राइट आंसर है। एंटीबायोटिक होता है जो संक्रमण को मारता है, ठीक है। डायूरेटिक होता है जो मूत्र के मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है। एनेस्थेटिक वो दवा होता है जो एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थेसिया मतलब सुन्न करने के लिए दिया जाता है, तो ये होता है एनेस्थेटिक। समझ गए? तो ये चीजें हैं। देखिए अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि HS का मतलब क्या है। देखिए फुल फॉर्म का है, HS का मतलब क्या होता है, होरा सोमनी होता है। तो होरा सोमनी का मतलब होता है कि सोते समय, मतलब एट ए बेड टाइम, एट ए बेड टाइम होता है होरा सोमनी, HS का मतलब होता है। समझ गए? फुल फॉर्म ऐसे पूछता है। 1 लीटर में कितने ml होता है, बताइए 1 लीटर में कितने ml होता है। आप लोग जानते हैं 1000 ml होता है 1 लीटर में, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बट ये सब पूछता है एग्जाम में, समझ गए। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते समय सुनाई देने वाली ध्वनि जो है कौन सा ध्वनि होता है। देखिए अगर बीपी हम लोग टेस्ट करते हैं, बीपी रिकॉर्ड करते हैं, तो उस समय जो सुनाई देने वाला ध्वनि होता है, आवाज़ होता है, वो कौन सा आवाज़ होता है, तो कोर्स कॉफ होता है। याद रखिएगा कोर्स कॉफ जो होता है, यह बीपी रिकॉर्ड करते समय आवाज़ जो सुनाई देता है वो कोर्स कैफ आवाज़ होता है। समझ गए? चलिए 1 ओंस बराबर होता है। देखिए फिर यहाँ भी आ गया, आपसे कभी कभी पूछ देगा 1 ग्राम ओंस कितने के बराबर है, या 1 ओंस जो है कितने के बराबर है। देखिए ओंस जो है ना, ओंस वाला, ये ओंस जो देख रहे हैं यह अमेरिकी स्टैंडर्ड है। कौन सा है? अमेरिकी स्टैंडर्ड है। इसको जो है मापने में काम आता है। इसी को जो है हम लोग इंडियन में ml चलता है, लीटर चलता है। तो 1 ओंस बराबर होता है 30 ml। कहीं कहीं आपको 29 पॉइंट समथिंग 6 दिया रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CPR देने का जो समय होता है, CPR देते समय दबाव एवं संवातन का अनुपात है। संवातन मतलब वेंटिलेशन, वेंटिलेशन हम लोग पढ़ा चुके हैं। वेंटिलेशन में होता क्या है कि आपका जो हवा है कितना ज़्यादा शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो CPR देते समय दबाव एवं संवातन का अनुपात, मतलब अगर दबाव 30 देंगे 30 गुना होगा, तो संवातन भी जो है 2 अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आप लोग को देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलिए नाक से खून बहने पर रोगी का सिर आगे झुका दे। आगे क्यों झुका दे? क्योंकि जो खून है जो बाहर निकल चुका है वह फिर से अंदर न जाए, क्योंकि हवा लग चुका है। अगर वो सर ऊपर उठा लेंगे तो ब्लडिंग जो हुआ है वो अंदर चला जाएगा और हानि करेगा। तो इसलिए जो भी नाक से खून बहने पर रोगी को क्या करेंगे कि रोगी का सिर जो है आगे की तरफ झुका देंगे, ताकि जो भी ब्लीडिंग हो रहा है वो बाहर निकल जाए पूर्ण तरीका से और अंदर न जाए। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है 17, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर होने पर। रीढ़ के जब हड्डी फ्रैक्चर होता है तो उसे जो है क्या करते हैं, तो देखिए रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाए, मतलब शिफ्ट पेशेंट एज ए लॉन्ग ऑफ वुड। रोगी को सिर एवं पैर को सहारा देकर उठाए, कमर को पकड़कर उठाए, उल्टा करके उठाए। तो देखिए
जब भी रोगी का रीढ़ के हड्डी जब फ्रैक्चर होता है, स्पाइनल फ्रैक्चर होता है बैक का, तो रोगी को लकड़ी के गट्ठे की तरह उठाना चाहिए। गट्ठे की तरह मतलब क्या, कि उसके संपूर्ण शरीर को जो है एक गट्ठा के समान उठाना चाहिए, ताकि उसका शरीर के कोई भी भाग जो है इधर से उधर ना हिले डुले। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 18 प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि अंग जिसकी परीक्षा करने में ओटोस्कोप प्रयोग करते हैं। देखिए, तो ओटोस्कोप जो है किसके प्रयोग किया जाता है, किसके जांच में? तो ओटोस्कोप जो होता है कान के जो है आपको यहाँ पे जो है आपका कान के जो है प्रयोग किया जाता है ओटोस्कोप। समझ गए? ओटोस्कोप जो होता है कान के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। नाड़ी धड़कन की दर 120 प्रति मिनट से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया कहते हैं। ये तो 100 से ही अधिक हो जाता है तो टेकिकार्डिया हो जाता है। तो यहाँ तो 120 दिया है, ठीक है, फिर भी टेकिकार्डिया ही होगा। देखिए टेकिपोनिया यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया है, 60 से कम होता है। ठीक है, समझिए। एपनोइया होता है आपका, सबका कंडीशन अलग अलग है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका है कि जीभ के नीचे की जीभ के नीचे की दी जाने वाली दवा को क्या कहते हैं? जीभ के नीचे जो दवा रखा जाता है ना, बहुत दवा देखते होइएगा कि जीभ के नीचे रखा जाता है, तो उसे सबलिंगुअल कहा जाता है। ठीक है, सबलिंगुअल कहा जाता है जो जीभ के नीचे दवा रखा जाता है। इंट्राडर्मल होता है जो त्वचा के अंदर दिया जाता है। उसके बाद है सबलिंगुअल हो गया। ओरल है जो मुंह के माध्यम से दिया जाता है। समझ गए? चलिए, तो ये आपका यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नाक से रक्तस्राव को क्या कहा जाता है? तो देखिए, नाक से खून आना यानी एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। नोज ब्लीडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इसको नक्सीर भी बोलते हैं हिंदी में। समझ गए चीज़? चलिए नेक्स्ट है आपका आईएम इंजेक्शन देने का कौन होता है? मतलब इंट्रा जो मस्कुलर होता है, मांस में जो दिया जाता है, कितने एंगल पर? 90 डिग्री पर दिया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका मूत्र में मवाद आने को क्या कहते हैं? तो पायूरिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा पूछता है कि मूत्र में पस आना, मूत्र में मवाद आना को क्या बोलते हैं? पायूरिया बोलते हैं। पायूरिया बोलते हैं। समझ गए? चलिए, हिमेचूरिया बोलते हैं मूत्र में रक्त आना। ठीक है, एनुरिया होता है जो मूत्र का अनुपस्थित होना। पॉलीयूरिया होता है कि मूत्र का बहुत अधिक आना। ओलिगुरिया होता है मतलब मूत्र का थोड़ा थोड़ा आना। समझ गए? ये सभी चीज़ समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कि रोगी जिसके लिए कंबल बिस्तर बनाया जाता है, रोगी जिसके लिए कंबल का बिस्तर बनाया जाता है वह कौन सा होता है? तो अर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं। गठिया वाला जो पेशेंट होता है तो उसको दर्द से राहत के लिए आरामदायक कंबल का जो है बिस्तर बनाया जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 4 ऑप्शन दिया है। देखिए, एक्यूट इम्यूनो है, गलत हो जाएगा। एक्यूट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यही राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, इन्फ्लामेंट्री तो होगा नहीं। नेक्स्ट आपका देखिए कि आपका जो है फ्लोरेंस नाइटेगल का जन्म कब हुआ था? देखिए, तो जन्म जो है आपका 1910 है, 1810 है, तो 10 वाला तो कट ही जाएगा सीधा। 1920 है और 1820 है, तो 1920 में नहीं हुआ था, 1820 इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग डेट कमेंट करके बताइए कि किस डेट में हुआ था, किस मंथ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नर्सिंग एक क्या है? तो नर्सिंग एक जो है कला और विज्ञान दोनों है। समझ लीजिए, नर्सिंग एक कला के साथ विज्ञान भी है। समझ रहे हैं? विज्ञान तो है ही, साथ में कला भी है, एक आर्ट भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह समाप्त करने की प्रक्रिया स्पोर सहित, मतलब जो सूक्ष्म है उसको पूर्ण तरीका से समाप्त करना ही स्टरलाइजेशन कहलाता है, मतलब रोगाणु नाशन कहलाता है। ठीक है, डिसइंफेक्शन में पूर्ण तरीका से समाप्त नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर के सतह समाप्त हो जाता है, उसका स्पोर जो होता है रहता ही है। बट जो स्टरलाइजेशन होता है, इस स्टरलाइजेशन में पूर्ण तरीका से जो है पूरी तरह सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, उसको जो है एक भी अंश नहीं बचता है, वो स्टरलाइजेशन होता है। और डिसइंफेक्शन ये होता है कि इसमें जो है ऊपर ऊपर सतह साफ हो जाता है, नीचा उस सूक्ष्मजीव का स्पोर रहता ही है, जिससे फिर बाद में उत्पन्न हो भी सकता है। तो अंतर भी समझ गए स्टरलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में। समझ गए? चलिए
नेक्स्ट है आपका, देखिए ऑटोक्लेविंग के प्रयोग किए जाने वाले ताप एवं दाब क्या है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑटोक्लेविंग में कितने ताप का उपयोग किया जाता है या कितने दाब का। तो जो ताप होता है साथियों, ताप कितना होता है आपका 121 डिग्री सेल्सियस होता है। और दाब कितना होता है, तो दाब होता है 15 LBS प्रति इंचेज स्क्वायर। समझ गए, कितना ताप हो जाएगा 121 डिग्री सेल्सियस और जो आपका दाब होगा 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर होगा। समझ गए, याद रखिएगा। दाब कहेगा तो 15 LBS प्रति इंच स्क्वायर और ताप कहेगा तो 121 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेविंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है कि हमेशा क्वेश्चन देखिए, रबर की वस्तुओं को, जो रबर के वस्तु होता है, रबर को वस्तुओं को कहाँ सुखाना चाहिए, धूप में सुखाना चाहिए या गर्म पानी में या हमेशा मोड़ कर रखना चाहिए। तो जो रबर की वस्तुएं होता है उसको छाया में सुखाना चाहिए। सबसे इसमें जो अच्छा है ड्राई इन शेड, मतलब छाया में सुखाने से होता यह है कि जो रबर के वस्तुएं होता है इसमें सिकुड़न जो है नहीं होगा। वरना अगर रबर के वस्तुओं को अगर आप गर्म पानी हो धूप में हो रखेंगे तो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका कि फुट रेस्ट का उपयोग रोगी के, जो फुट रेस्ट होता है कहाँ उपयोग करता है, पैरों को सहारा देने के लिए, हाथों को सहारा देने के लिए, सिर को सहारा देने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नॉर्मल है, फुट रेस्ट है मतलब फुट का आराम, तो पैरों को सहारा देने के लिए। ठीक है, समझ गए, चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए कि मरते हुए रोगी की देखभाल को क्या कहते हैं। देखिए जो मरते हुए रोगी होता है उसको देखभाल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिस देखभाल बोलते हैं, हॉस्पिस केयर बोलते हैं। क्या चीज़, हॉस्पिस केयर बोलते हैं। ठीक है, हॉस्पिस केयर बोलते हैं, याद रखिएगा। मरते हुए जो मरीज होता है उसको देखभाल जब वो किया जाता है तो उसको हॉस्पिस केयर बोलते हैं। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि नर्सिंग के मुख्य कार्य क्या है। नर्सिंग का मुख्य कार्य होता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है, ये भी होता है। रोगों की रोकथाम करना, बिल्कुल सही है। बीमारियों का उपचार करना, ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, ये भी सही है। उपरोक्त में से सभी तो सब सही है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 35 नंबर प्रश्न है, कार्डियक बिस्तर का उपयोग किस रोग के लिए किया था। देखिए तो ये तो कितना आसान है, कह रहा है कि जो कार्डियक होता है, कार्डियक बिस्तर का इस्तेमाल जो है किस रोग के लिए किया था। तो जब कार्डियक है तो कार्डियक के रोग से न होगा, मतलब हृदय रोग के लिए ही ना, तो इसीलिए जो है आपका इसके लिए भी होता है और साथ में जो है श्वसन रोग भी होता है, क्योंकि श्वसन और हृदय एक दूसरे से रिलेशन है, तो इसलिए जो है आपका दोनों हो जाएगा, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए तो आपसे पूछेगा कि कार्डियक बिस्तर जो है किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आप जो है दोनों लिखेंगे, हृदय रोग और श्वसन रोग दोनों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आराम मिलता है, व्यक्ति को जो है पीछे से सपोर्ट किया जाता है, फाउलर पोजीशन दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि समान वयस्क का जो है समान तापक्रम कितना होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर आपको 99 दिया रहेगा और इतना नहीं रहेगा तो 99 पर मारिएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट आपका समान वयस्क की समान नाड़ी स्पंदन, मतलब पल्स जो रेट होता है, नाड़ी का जो दर होता है कितना होता है, 72 प्रति मिनट होता है, ये नॉर्मल होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है रिस्पायरेशन रेट कितना होता है, श्वसन दर, तो 16 से लेकर 20 होता है। लेकिन अगर एवरेज पूछेगा, समान पूछेगा तो 16 प्रति मिनट इसका राइट आंसर मारिएगा। ठीक है, 39 है थर्मामीटर में तापमान का निम्न स्तर कितना है। तो जो थर्मामीटर है वहाँ पे निम्न स्तर जो है 95 फारेनहाइट होता है। देखिए भाईवा में जब आप जाइएगा तो आपसे पूछेगा कि थर्मामीटर में जो है सबसे कम तापमान कितना रहता है, सबसे निम्न वाला तो 95 फारेनहाइट रहता है। इससे कम होता है तो व्यक्ति में लो तापमान की स्थिति बन जाता है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि थर्मामीटर में तापमान का उच्च स्तर कितना होता है, तो 110 होता है। जब थर्मामीटर आप देखिएगा ना तो 95 से लेके 110 तक जो है दर्शाया रहता है। ठीक है, ऊंच इतना होता है और निम्न 95 होता है। समझ गए, चलिए 41 देखिए, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का फार्मूला क्या है। मतलब जो सेल्सियस है, सेल्सियस को फारेनहाइट में बदलने का मतलब सी का भी एक फार्मूला होता है और एक एफ का भी फार्मूला होता है। अगर कोई एक फार्मूला याद है तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कहता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, यानी फ़ारेनहाइट का निकालना है। तो फ़ारेनहाइट का जो है राइट होता है, यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे राइट सही है कि सी एफ इजकल टू, देखिए ए से होता है एफ इजकल टू सी इंटू 9/5 प्लस में 32। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इतना होता है, कितना होता है, एफ इजकल टू सी गुन्ने 9/5 और इंटू में 32, सॉरी प्लस में 32, समझ गए, 32 होता है, इतना होता है आपका। अगर इसी को सी को इधर लाइएगा, एफ को उधर ले जाइएगा तो माइनस हो जाएगा सी वाला में, तो ये कंडीशन होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए कि अंतरावस्था बुखार की वह स्थिति है जब, देखिए अब हम बुखार के जो प्रकार पढ़ाए थे वहाँ पे आपको बताए थे कि अंतरावस्था कब होता है। तो देखिए अंतरावस्था कब होता है, तो बुखार सबसे उच्च स्तर पर अपने होता है तो उसे जो है अंतरावस्था कहते हैं। हम पढ़ाए थे ना, अंतरावस्था है, बुखार के प्रारंभिक है, लाइसिस है, क्राइसिस था, ये सब पढ़ाए थे ना हम अलग अलग। तो जो है बुखार अंतरावस्था बुखार की कौन सी स्थिति है, तो जब बुखार सबसे उच्च स्थिति पर होता है तो वो जो है अंतरावस्था होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न आपका क्या है कि हाइपोथर्मिया, देखिए हाइपोथर्मिया है, हाइपो है तो हम बताए थे आप लोगों को कि हाइपो आएगा तो कम, और अगर हाइपर आएगा तो सबसे ज़्यादा, हाइपर आएगा तो सबसे ज़्यादा, तो हाइपो आएगा तो कम और हाइपर आएगा मतलब ऊंच, हाइपो के मतलब कम और हाइपर के मतलब ऊंच। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोथर्मिया। तो हाइपोथर्मिया में क्या होता है कि तापमान जो है डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, समझ गए, ये चीज़ समझ गए। चलिए अतिताप, अतिताप क्या होता है, हाइपरथर्मिया। तो हाइपरथर्मिया मतलब अतिताप होता है, तापमान बढ़ जाता है, तो हाइपर मतलब अधिक और थर्मिया मतलब तापमान, समझ गए। चलिए देखिए जूरी, जूरी कौन सी कंपी की अवस्था है, मतलब जूरी की कंडीशन कौन सा है, तो देखिए शीत अवस्था कोल्ड स्टेजेज, गर्म अवस्था ये भी होता है, पसीना आने की अवस्था ये भी है, उपरोक्त सभी। देखिए जूरी जो होता है ना, कपकपी जो होता है व्यक्ति में पसीना भी लाता है, गर्म में भी गर्माहट भी हो सकता है और ठंडा भी पड़ सकता है आदमी को, और पसीना तो आएगा ही आएगा। तो ये सब जो है आपका जूरी में आ सकता है, कपकपी में आ सकता है। ठीक है, तो सब सही है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है कि जब नाड़ी की लय नियमित, जब नाड़ी की लय नियमित हो किंतु आयतन कम हो एवं अधिक होता रहे तो उसे पल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांतरित पल्स कहते हैं, पल्स अल्टरनेट्स कहते हैं, समझ गए। जब नाड़ी की लय रिदम नियमित हो, रेगुलर हो किंतु आयतन कम एवं अधिक होता रहे तो उस पल्स को क्या कहते हैं। देखिए नाड़ी दर जो है नियमित चल रहा है बट कम बेस उसके आयतन में हो रहा है। देखिए कम बेस का मतलब क्या है, जब ब्लड पंप करता है तो उसी समय ना जब बीट करता है तो वो हमारा नाड़ी दर पता चलता है। तो उसी ये आयतन कम बेस होता रहे और नाड़ी दर नियमित चलता रहे तो उस नाड़ी दर को, पल्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उस पल्स दर को एकांतरित पल्स बोलते हैं, अल्टरनेट्स जो है पल्स बोलते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि जब श्वसन प्रक्रिया समान से अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब श्वसन का प्रक्रिया समान से अधिक हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, तीव्र श्वसन बोलते हैं। समान कितना होता है जानते हैं आप लोग एपनिया में अश्वसन मतलब श्वसन रुक जाता है तो एपनिया हो जाता है, मंद होता है मतलब ब्रेडी में होता है, टेकीपेनिया में तीव्र श्वसन होता है, और एक होता है हाइपरनिया मतलब अति श्वसन। तो हाइपर का मतलब होता है अति यानी ऊंच, समझ गए। तो यहाँ पे जब श्वसन प्रक्रिया समान से अधिक हो जाता है तो उसे टेकीपनिया बोलते हैं, ठीक है, श्वसन की दर। और यहीं पे जो है आपका धड़कन का रहता तो कार्डियक हो जाता, कार्डिया हो जाता। श्वसन का है तो टेकीपेनिया हो जाएगा, एपनिया होगा मतलब अश्वसन, बिल्कुल श्वसन होगा ही नहीं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए सांस लेते समय म्यूकस के कारण उत्पन्न बुदबुदाहट भरी सांस को क्या कहते हैं। तो देखिए सांस लेते समय देखते होइएगा कि बहुत से लोग जब सांस लेता है तो उसको अंदर कफ जमा रहता है तो घर घर का आवाज़ आता रहता है, बुदबुदाहट का आवाज़ आता रहता है। तो उस सांस को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बुदबुदाहट मतलब रेल, रेल, रेल्स का, ठीक है, समझ गए क्या चीज़ का, रेल्स का, ये चीज़ समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बहुत शानदार प्रश्न है, क्या प्रश्न है, समान रक्तचाप कितना होता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं 120 से 80 mmHg होता है, समझ गए। यूनिट जरूर लिखिएगा, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिलअप में तो यूनिट मत भूलिएगा, mmHg होता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा कि मूत्र परीक्षण के लिए मूत्र इकट्ठा करने का उचित समय, तो उचित समय क्या होता है, प्रातः काल होता है, ईयरलिंग मॉर्निंग होता है, क्योंकि जब ये मूत्र के समय जो होता है इसी समय आदमी का जो मूत्र होता है वह एक्चुअल मूत्र निकलता है आदमी को, ठीक है, क्योंकि विश्राम के समय उठा रहता है तो इस समय एक्चुअल होता है। तो जब किसी का मूत्र परीक्षण करवाना हो तो सुबह का मूत्र इकट्ठा करके ले जाइए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, ये प्रश्न तो न जाने किस स्टेट में कितना बार पूछा जा चुका है। ये वाला प्रश्न कौन वाला, कि मूत्र का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है, स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ यूरिन, स्पेसिफाइड ग्रेविटी ऑफ यूरिन कितना होता है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि 1.030 लास्ट में इसके बीच में जो भी दिख जाएगा उसका आंख मूंद कर मान दीजिएगा, ठीक है। देखिए शुरू के लिए आपको 1 से लेकर 0 1 0 भी दे सकता है और यहाँ से लेकर 1 20 भी 1 0 20 भी दे सकता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इतना से लेकर और आपको इतना तक दिया रहेगा, ठीक है। कहीं कहीं जो है आपका जो है इतना से लेकर और इतना जो है आपका दिया रहेगा, समझ रहे हैं ना, इतना दिया रहेगा। तो मतलब क्या समझे कि 30 से लास्ट 30 से पहले होना चाहिए। तो इसमें देखिए कौन है इसके बीच में, तो हमें तो लग रहा है सबसे बीच में तो बहुत ज़्यादा कम ही हो गया, ठीक है। ये तो जो है ये तो होगा नहीं, ये तो कैसे हो जाएगा, जीरो होना ना चाहिए पहले। ये यहाँ पे ये भी होता, कब होता, जब इस 0 1 के जगह पर 0 होता, इस 1 के जगह पर 0 होता, ठीक है। तो इसलिए तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये आंसर ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है 52 नंबर, एसिटिक अम्ल के साथ किया मूत्र परीक्षण जिसकी जांच के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए एसिटिक अम्ल के साथ जो मूत्र का परीक्षण किया जाता है किसके लिए किया जाता है, तो एल्बुमिन की मात्रा जांचने के लिए जो है एसिटिक अम्ल के साथ किया मूत्र परीक्षण जिसकी जांच के लिए किया जाता है। एल्बुमिन के साथ में जो है एसिटिक अम्ल, मूत्र का जो जांच अगर एसिटिक अम्ल के साथ किया जा रहा है तो समझिए एल्बुमिन का टेस्ट करने के लिए किया रहा है, समझ गए। चलिए ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, नहीं याद रखिएगा फंस जाइएगा। आपसे पूछ देगा कि जो एसिटिक अम्ल है इसका उपयोग मूत्र में किसकी जांच के लिए, किसकी उपस्थिति के लिए किया जाता है, तो एल्बुमिन का, समझ रहे हैं ना, ऐसे याद रखना पड़ता है वरना फंस जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न, जब मलाशय में सख्त मल अधिक समय के लिए रुका रहता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फेस इम्पेक्शन। क्या चीज़ कहते हैं, फेसेज इम्पेक्शन, मतलब क्या चीज़ बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, समझिए फेसेज इम्पेक्शन, मल अंतर्घटन, मतलब जब मलाशय में ही रुकना। कॉन्स्टिपेशन कब होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है जब आपका मल आंत से बाहर नहीं आ रहा है तब आपका कब्ज बनता है, ठीक है। लेकिन आंत से बाहर मलाशय में आ चुका है और वो मल जो है सख्त हो चुका है, नहीं निकल रहा है, तो उसे जो है हम लोग मल अंतर्घटन कहते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, क्या प्रश्न है, एनीमा देते समय रोगी को उपयुक्त स्थिति होती है। एनीमा देते समय बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है कि किसी व्यक्ति को अगर एनीमा दिया जाएगा तो रोगी का जो है स्थिति कौन सा होगा, तो देखिए सुपाइन पोजीशन, सीधा लेटना, अधोमुख लेटना, प्रोन पोजीशन बिल्कुल नहीं, बाएं लेटना स्त्री, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, तो यही सही है, बाएं करवट लिटाया जाता है और जो है एनीमा दिया जाता है। पेशेंट को एनीमा किस पोजीशन में दिया जाएगा पूछेगा, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, मतलब बाएं लेटने की स्थिति में, समझ गए, बाएं करवट। लिथोटोमी तो होगा नहीं, ये तो स्त्री के लिए ज़्यादातर यूज होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, एनीमा की थैली एवं मलाशय के बीच कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए जो एनीमा की थैली होता है और जो मलाशय के बीच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो कि ताकि जो है उसे दिया जाए और उसमें जो है थैली में जमा हो सके, जो मल है वो थैली में आ सके, तो 12 इंच होनी चाहिए, ठीक है। कितना होनी चाहिए, एनीमा की थैली और मलाशय के बीच की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, तो 30 इंच होनी चाहिए, सॉरी 12 इंच होनी चाहिए, याद रखिए, ठीक है। चलिए देखिए MCQ क्वेश्चन लॉजिक वाला है तो उसको लॉजिक के साथ पढ़िए, जो याद करने वाला है डायरेक्टली उसको याद रखिए कि जो एनीमा का थैली है उस थैली को जो है मलाशय से कितनी ऊंचाई पर रखना चाहिए, तो जो है 12 इंच, समझ गए। चलिए
नेक्स्ट है किस रोगी को सोडियम युक्त आहार प्रतिबंध है। तो जिसका जो है किडनी रोग हो, जिसको अगर हृदय का रोग हो, ठीक है, जिसको अगर उच्च रक्तचाप हो, तो ऐसे रोगी को सोडियम का भोजन जो है कम करने के लिए कहना चाहिए। समझ गए, बिल्कुल न के बराबर। समझ गए, चलिए। पेरेनियल भाग की गर्म पानी से सिकाई को कहते हैं। देखिए जो आप लोग अगर पढ़े होइएगा सीट बात अगर पढ़े होइएगा तो आप लोग पता था कि यहाँ पे जो एम्बेलिकल जो आपका भाग होता है वहाँ तक पानी को भरा जाता था, ठीक है। तो जो पेरेनियल भाग होता है वहाँ तक गर्म पानी से सिकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, सीट बाथ बोलते हैं, ठीक है। समझ गए, चलिए। ये भी वहीं पे होता है पेरेनियल भाग, ठीक है। देखिए सक्रिय व्यायाम क्या है, तो एक्टिव व्यायाम वो होता है जो कि रोगी स्वयं से करता है। समझ गए, वो होता है आपका एक्टिव। रोगी स्वयं से नहीं करके कोई ट्रेनर कराता हो या चिकित्सक कराता हो तो उसे जो है पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट आपका देखिए 59 नंबर है, सूरज की रोशनी एक अच्छा है किसके लिए, स्टरलाइजेशन के लिए। सूरज की रोशनी में कुछ ऐसे सामान है जिसको अगर आप रख देते हैं तो यह क्या है, ये आपका फिजिकल है। सूरज की रोशनी कौन सा है, यह एक आपका फिजिकल एक घटक होता है। जैसे स्टरलाइजेशन में दो चीज़ पढ़े हैं ना, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल के अंतर्गत जैसे जलाना, उसके बाद जलाने के साथ साथ सूर्य की रोशनी, तो ये सब फिजिकल वाला में था। केमिकल वाला में जहाँ पे केमिकल का यूज किया जाता था, ठीक है। तो ये आपका होता है कीटाणु का हनन करना, स्टरलाइजेशन होता है जो कि सूर्य की रोशनी में होता है, जहाँ पे पूर्ण तरीका से नष्ट हो जाता है अगर छोड़ देंगे तो, ठीक है। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट है 60वां है, होठों के सूखकर फटने या पपड़ी जमने को क्या कहते हैं। जो होठ होता है वो सूखकर, अगर नहीं देखते हैं कि कुछ ऐसे मौसम आ जाता है जहाँ पे होठ सूखने लगता है, ठंडा में अधिकतर या बसंत ऋतु में अधिकतर ठोट सूख कर, होठ जो है, लिप जो है सूख कर क्या होता है, फटने लगता है, पपड़ी जम जाता है, तो उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, किलोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, किलोसिस बोलेंगे। अगर आप किसी को बोलिएगा, किसी का होठ जो है फट चुका है तो उसको अगर बोलिएगा पपड़ी जम चुका है, उसको बोलिएगा कि तुम्हें किलोसिस हो गया है, तो समझ में नहीं करेगा। लेकिन आप पढ़े हैं तो समझ आइएगा कि वो इसको तो किलोसिस हुआ है, मतलब होठ इसका फट गया है, पपड़ी जम रहा है। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट देखिएगा 61 है, मुंह की सफाई में प्रयोग करते समय पोटेशियम परमैंगनेट का अनुपात है। देखिए ऊपर आप पढ़े हैं ना कि मुंह की सफाई के लिए किसका उपयोग करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसका अनुपात जो है कितना होना चाहिए, तो इसका जो अनुपात है 1:5000। 1:5000 के जो है मुंह की सफाई में जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका 1:5000 होना चाहिए। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट देखिएगा स्पंज स्नान मतलब स्पंज बाथ के लिए पानी का तापमान कितना होना चाहिए। जो स्पंज बाथ होता है, स्पंज जहाँ पे ये स्पंज बाथ जो है किसको कराया जाता है, जो बिस्तर पर लेटा हुआ पेशेंट हो, जो बूढ़ा व्यक्ति हो, तो उसको स्किन के साफ सुथरा रखने के लिए स्पंज बाथ कराते हैं, ठीक है। तो ये स्पंज बाथ जो होता है ठंडे पानी से टेम्परेचर अधिक होता है, और ये जो टेम्परेचर होता है 110 डिग्री, 110 से लेकर 115 फ़ारेनहाइट का जो है तापमान इसका इतना होना चाहिए स्पंज बाथ कराने के लिए। समझ गए, कितना होना चाहिए, 110 से 15 फ़ारेनहाइट। समझ गए, चलिए। नेक्स्ट आपका देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव बिंदु है, मतलब दबाव बिंदु कौन सा है, स्कैपुला है, एल्बो है, ईयर है, कौन सा दबाव है। तो समझिए अगर आप करवट लिखते हैं तो ईयर भी दबता है कि नहीं, कोहनी भी दबता है, और स्कैपुला कहाँ होता है, पीछे होता है, जो आपके दोनों कंधे के जो पीछे चौड़ा चौड़ा जो तीन कोना होता है ना, वही आपका स्कैपुला होता है। हम पढ़ाए भी थे कि स्कैपुला क्या होता है। तो ये सब आपका क्या होता है, प्रेशर पॉइंट होता है, ये सब दबता है। समझ गए, तो सब सही हो जाएगा। समझ गए, घुटना भी होता है, तो ये सब चीज़ नी भी होता है, ये सब समझ गए, चलिए। देखिए 64 नंबर है कि बिस्तर व्रण मतलब बिस्तरी घाव की रोकथाम के लिए, बेड सोर की प्रिवेंशन के लिए कौन सा जो है उपाय करेंगे आप। समझ गए, प्रति 2 घंटे में शरीर की स्थिति बदलना, तो ये भी तो सही है। शरीर को नम रखना ये तो गलत है। शरीर को रगड़ साफ करना ये गलत है। रोगी को बिल्कुल न हिलाना ये गलत है। मतलब बिस्तर पर अगर कोई पेशेंट पड़ा हुआ है तो उसको जो है आप बिस्तरी घाव से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो प्रत्येक समय जो है क्या करेंगे, उसको बदलते रहेंगे उसका स्थिति प्रत्येक 2-2 घंटे पर। समझ गए, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और बहुत शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखिए
कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या होता है। प्राथमिक उपचार का क्या उद्देश्य होता है? घायल व्यक्ति को उपचार देना, बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट ऑफ कैजुअलिटी, समझ गए। घायल व्यक्ति की अवस्था को मरणासन होने से रोकना, मतलब जो भी घायल व्यक्ति है, जो भी आपका घायल पेशेंट है, उसका व्यक्ति को मरने के स्थिति में होने से बचाने के लिए। अगर घायल व्यक्ति को रोड पर अगर छोड़ देंगे तो थोड़ा देर में उसका जो स्थिति है मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा, तो इसके बचाने के लिए, ठीक है, घायल व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार अस्पताल पहुंचाना। अब जिस तरीका के उसकी आवश्यकता है उसे अस्पताल पहुंचानेंगे, ये सब फर्स्ट एड में होता है ना, तो ये सब उद्देश्य होता है और ये सब सही हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो फर्स्ट एड के आप लोग पर्पज भी देख लिए, अगर पूछेगा सब्जेक्टिव में तो लिखिएगा यहाँ से। डाटा इकट्ठा करना नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण का हिस्सा है? तो चूंकि हमने बार बार आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि आकलन होता है, उसके बाद होता है नर्सिंग निदान होता है, क्रियान्वय होता है, उसके बाद सुपरविजन मतलब निरीक्षण होता है, और उसके बाद मूल्यांकन होता है। 5 स्टेप में होता है। तो पहला ही स्टेप जो आकलन होता है, यहीं पे जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है पेशेंट का, उसके परिवार का, ये सब का, और फिर जो है आगे नर्सिंग निदान के लिए जो है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आकलन में ही जो है नर्सिंग का डाटा इकट्ठा किया जाता है नर्स के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है 67 नंबर। इनमें कौन सी नर्सिंग प्रक्रिया की विशेषता है? मतलब नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा विशेषता है? तो यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, यह लक्ष्य आधारित है, यह सार्वभौमिक है, उपरोक्त सभी है। तो देखिए, यह तो एक चक्रीय प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह एक लक्ष्य आधारित होता है, बिल्कुल सही है। यह सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी नर्सें इसको फॉलो करती है, तो ये सब सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका बाधा नर्सिंग। बाधा नर्सिंग समझ रहे हैं ना, हमें पढ़ाई भी है आप सभी को बाधा नर्सिंग, समझ गए। तो देखिए बाधा जो नर्सिंग होता है, बाधा नर्सिंग का अर्थ क्या है? रोगी द्वारा नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण से बचाने के उपाय, ठीक है। उसके बाद है रोगी को दवाएं देना, ये तो गलत हो जाएगा। रोगी को बाधा बांध कर रखना, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए ये सही है, ये वाला बाधा नर्सिंग है, जो कि हम आप लोग को पढ़ाए भी थे कि बाधा नर्सिंग क्या होता है कि रोगी द्वारा नर्स एवं नर्स द्वारा रोगी को संक्रमण से बचाने के उपाय। ऐसा माहौल तैयार किया जाता है जहाँ पे जो रोगी है वो नर्स को संक्रमण से बचाता है, और जो नर्स होती है वो रोगी को संक्रमण से बचाने का उपाय करती है, और यही जो है आपका क्या चीज़ होता है? बाधा नर्सिंग होता है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मूत्र त्याग क्रिया का अनियंत्रित होना। देखिए मूत्र त्याग क्रिया का अनियंत्रित होना, मतलब जो मूत्र है उसके त्याग में अनियंत्रित होता है तो उसके क्या बोलते हैं? मूत्र अनियंत्रितता, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, समझ गए ना। कि मूत्र त्याग की क्रिया में अगर अनियंत्रित हो जाता है तो उसे जो है मूत्र अनियंत्रितता बोलते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 70 नंबर प्रश्न है, यदि व्यक्ति का रक्तचाप इतना mmHg है तो उसका नाड़ी दाब बताएं। देखिए जो रक्तचाप के हिसाब से आपका पल्स रेट भी भागता है, नाड़ी दर भी। तो अगर इस किसी व्यक्ति में अगर 155 और 80 अगर mmHg होगा तो उसका नाड़ी दर जो होना चाहिए वो आपका 55 mmHg होना चाहिए, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, यहाँ पे बहुत शानदार प्रश्न है, 71 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। शरीर की आंतरिक के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? शरीर के जो इंटरनल है उसमें क्या नहीं शामिल है? बैलेंस नहीं शामिल है, या अच्छी शारीरिक मुद्रा नहीं शामिल है, बड़ी पेशियाँ नहीं शामिल है, छोटी पेशियाँ नहीं शामिल है। तो देखिए जो शरीर की यांत्रिकी के अंतर्गत में मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है छोटी पेशियाँ शामिल नहीं है, बाद बाकी जो है सब शामिल है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका कि 5 से 6 महीने पर शिशु को दिए जाने वाले संपूरक आहार को क्या कहते हैं? तो देखिए जो 5 से 6 महीने का जब बच्चा होता है ना, तो उसको माँ के दूध से हटाकर उसको भोजन की तरफ ले जाया जाता है, उसे आदत लगाया जाता है, और उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं? स्तन त्याग, मतलब बीनिंग होता है, जहाँ पे स्तनपान को त्याग करा के आहार की तरफ ले चलते हैं, आदत लगाते हैं, ठीक है। तो ये बीनिंग हो गया, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 73, इनमें से किस स्थिति को रिकवरी स्थिति कहते हैं? देखिए रिकवरी स्थिति किसे कहते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को, या फाउलर पोजीशन को, सिम्स पोजीशन को, या लिथोटोमी पोजीशन को। तो हम लोग पढ़े थे कि रिकवरी पोजीशन जो होता है सिम्स पार्श्व मतलब सिम्स लेटरल पोजीशन होता है,
आप सभी से क्वेश्चन पूछ देगा कि रिकवरी पोजीशन किसे बोलते हैं, तो सिम्स पार्श्व स्थिति, सिम्स लेटरल पोजीशन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, एनीमा में दिए जाने वाले द्रव की मात्रा बेशक में कितनी होती है। जो एनीमा तैयार किया जाता है ना, एनीमा के द्रव, तो जो है उस एनीमा में जो है बेशक को देने के लिए कितने द्रव की जो है मात्रा होती है। ठीक है, तो ये जो है बेशक में जो है आधा लीटर से लेकर 1 लीटर तक, यानी 500 से लेकर 1000 ml तक जो है ये होता है द्रव की मात्रा एनीमा देने में। समझ गए। अब एनीमा क्या देते हैं, एनीमा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप्स भी एनीमा का पढ़ चुके हैं, उद्देश्य भी पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आप लोग को डिटेल में देखना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, वह दवाएं जो संवेदनहीनता करती है उन्हें कहते हैं, मतलब संवेदनहीनता मतलब जो एनेस्थेटिक जो दवाई होता है जो आपके शून्य कर देता है उसी संवेदनहीन होता है, वही समझिए। जो संवेदनहीनता होता है उनसे एनेस्थेटिक बोलते हैं। जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है जो आपके सूजन को, प्रदाह को रोकता है। ठीक है, ज्वरनाशी होता है एंटीपायरेटिक जो आपके बुखार को खत्म करता है। एनेस्थेटिक दवाइयाँ वो होता है जो आपके क्या करता है एनेस्थेटिक, ये आपका निश्चेतक करता है। समझ गए ना, यही होता है आपका जो क्या करता है संवेदनहारी होता है, और एनाल्जेसिक पीड़ाहारी दर्द के लिए। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे कितना शानदार प्रश्न हम बता रहे हैं। पैरासीटामोल एक कौन सी दवा है, तो यह जो है पीड़ाहारी भी है और एंटीपायरेटिव भी है, दोनों है। समझ गए। तो पैरासीटामोल जो है दोनों प्रकार के दवा के लिए काम में आता है। समझ गए। चलिए, बीडी का अर्थ होता है कि बोथ इन डाइस, मतलब दिन में 2 बार, ट्विस ए डे मतलब दिन में 2 बार। समझ गए। ट्विस मतलब 2 और ए डे मतलब एक दिन में 2 बार। समझ गए। नेक्स्ट है अपूर्ण पचित भोजन का आमाशय में मुंह में आना क्या कहलाता है। देखिए, जो भोजन देखते हो या कभी काल इतना ना लोग भोजन खा लेता है कि जब वो ढकार लेता है तो उसके मुंह में उसको वही जो भोजन किया है वो उसके मुंह में आ जाता है, उसको लगता है कि मेरा जो भोजन किए हैं वो मुंह में रिटर्न आ रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि रिगर्जिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं, रिगर्जिटेशन बोलते हैं। रिटर्न मतलब भोजन रिटर्न आ रहा है, जो पूर्ण तरीका से डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो भोजन मुंह में वापस से आ रहा है, तो उसे रिगर्जिटेशन बोलते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिलहाल इसको आप अगर आप विस्तृत तरीका से पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको rmnursing.blogspot.com पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ भी, और इसका जो है थ्योरी लिखा हुआ भी। ठीक है, तो आपको जो मन होगा, पढ़ने का मन होगा पढ़िएगा, डाउनलोड करने का मन होगा तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल देखिए 80 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं, तो हाइपोक्सेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोक्सेमिया बोलते हैं, कि रक्त में ऑक्सीजन का कम जाना, मतलब कमना मतलब हाइपो, और एक्सेमिया मतलब ब्लड, मतलब ऑक्सीजन का कम जाना, ऑक्सीजन का कम जाना, तो ऑक्सीमिया, हाइपोक्सेमिया याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका बच्चों में आईएम इंजेक्शन देने का उपयुक्त स्थान क्या है, तो देखिए जो बच्चों में इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन दिया जाता है उपयुक्त स्थान जो है वास्टस लैटरेलिस है। पूछेगा कि जो है वास्टस लैटरेलिस जो है किसमें जो है आईएम इंजेक्शन दिया जाता है, तो बच्चों में वास्टस लैटरिलस में। समझ गए, वास्टस लैटरिलस में। समझ गए, याद रखिएगा। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न है, वह पदार्थ जो विष को प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पॉइजन ले लिया है, ठीक है, अगर कोई पॉइजन वगैरह या किसी के शरीर में अगर पॉइजन फैलता है तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए एंटीडॉट्स जो दवाइयाँ होता है पॉइजन को प्रभाव को कम करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए 84 नंबर है, 30 मिली कितने अंश के बराबर होते हैं, तो ये बार बार पढ़ चुके हैं, 1 अंश के बराबर होते हैं। ठीक है, अस्पताल में होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं, नोजोकोमियल संक्रमण कहते हैं, कितना बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए ड्रॉपलेट संक्रमण होता है जो कि आपके थूक ऊक से, छींक ऊक से जो उठता है वो वाला होता है। घर्षण द्वारा दवाओं को त्वचा पर लगाने को क्या कहते हैं, तो देखिए तो इनगसन, इनगसन जो होता है ये आपका क्या होता है, घस घस के जो है त्वचा पे जो दवा लगाते हैं वो दवा कौन सा होता है, इनगसन। समझ गए ना, कि देखते होइएगा मलहम वगैरह को घस घस के त्वचा पे लगाते हैं तो इनकसन होता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 87 है, श्वसन की गहराई के बढ़ने को क्या कहते हैं। जब श्वसन गहरा में बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरपीनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरपीनिया बोलते हैं। याद रखिएगा कि जब श्वसन गहरा में बढ़ता है, गहराई होता है श्वसन में, तो उसे बोलते हैं हाइपरपीनिया। समझ गए। एपीनिया मतलब क्या होता है,
कि एपनिया मतलब होता है कि अश्वसन, मतलब श्वसन नहीं है, ठीक है। हाइपरपेनिया होता है, वही चीज़ें है कि हाइपरपेनिया होता है, आपका सी इज द राइट आंसर, कि हाइपरपेनिया में आपका जो है गहरा श्वसन होता है, समझ गए, मतलब जो सांस होता है गहरा चलता है, समझ गए। उसके बाद है इनमें से कौन सी नाड़ी की विशेषता नहीं है। नाड़ी की विशेषता नहीं है कि ये जो है आयतन इसमें जो है नाड़ी में पल्स में जो है आपका इसका विशेषता नहीं है, इससे इसको कुछ लेना देना नहीं होता है। उसमें बस जो है दर अच्छा होना चाहिए, उसका बीट सही होना चाहिए और उसका जो है रिदम सही होना चाहिए। आयतन से इसको जो है ज़्यादा लेना देना नहीं रहता है, समझ गए। चलिए देखिए, इसको क्लियर करने के लिए आपको एक बार यहाँ पढ़ने के बाद एक बार जो है rmnursing.blogspot.com पर जाना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाके आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि पीड़ादायक मूत्र त्याग को कहते हैं, मतलब जो मूत्र त्याग होने में जो पीड़ा होता हो, पेन होता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायसूरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायसूरिया। डायसूरिया, एनुरिया मतलब मूत्र का नहीं आना, डायसूरिया मतलब पीड़ादायक मूत्र होना। ग्लाइकोसूरिया, अगर आपसे पूछ देगा कि मूत्र में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाना तो उसको ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, ठीक है, मूत्र के द्वारा ग्लूकोज आना। ओलिगुरिया होता है कि मूत्र का जो मात्रा है कम आएगा, ठीक है। और एपनिया एनुरिया होता है जो कि बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। हाइपरनिया होगा मतलब मूत्र बहुत ज़्यादा अधिक आएगा, तो ये सब जो होता है। और डायसूरिया होगा मतलब मूत्र जो है आपका क्या होगा, अधिक आए, मूत्र जो है पीड़ादायक होगा, मूत्र करने में परेशानी होगा, तो डायसूरिया, समझ गए। 90 है, दवाओं को द्रव के रूप में शरीर के गुहा में देने को। अगर शरीर के किसी कैविटी में द्रव को अगर प्रविष्ट कराना हो तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन बोलते हैं। एज फॉर एग्जांपल कोई फीमेल है और उसके वेजिनल में अगर कोई इन्फेक्शन होता हो योनि में, तो उसमें एक देखते होइएगा पील रखा जाता है, डॉक्टर की तरफ से पील दिया जाता है, गोली दिया जाता है और कहा जाता है कि इसको जो है अपने वेजिनल में रखिएगा, उससे इन्फेक्शन खत्म होता है। तो ये जो दवाई होता है किसी न किसी शरीर के कैविटी कहा जाए तो छिद्र कहा जाए, वहाँ पे रखा जाता है, वहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है और उसी को जो है इंस्टिलेशन बोलते हैं। इंस्टिलेशन बोलते हैं जो शरीर के गुहा में दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए ना। तो ये सब दवाई देने का मार्ग है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। 91 है, 91 नंबर है, तो कि दस्तानों को जीवाणु मुक्त करने का उपयुक्त तरीका। जो दस्ताना होता है ना, हॉस्पिटल से में नहीं देखते हैं, पहनता है सर्जरी के समय, तो उसको जो है जीवाणु मुक्त मतलब जीवाणु हटाने के उपयुक्त तरीका कौन सा है, तो उसको जो है दबाव युक्त भाप मतलब स्टीम अंडर प्रेशर सबसे उपयुक्त तरीका है कि गर्म पानी में नहीं करके, उबाल कर नहीं करके, भिगो कर नहीं करके, उसको दबाव युक्त भाप दीजिए, ताकि वह जो है क्या होगा, उस पर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और जो है वो आसानी से जीवाणु मुक्त हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको उबाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वो रबर का होता है। एक चाय की चम्मच का नाप होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक चम्मच बहुत बार आता है मेडिकल में कि एक चम्मच दवाई ले लीजिएगा, एक चम्मच ये पानी के साथ में, तो एक चम्मच का जो नाप होता है कितना होता है, एक जो चाय का चम्मच होता है इसका नाप कितना होता है, 5 ml होता है। चाय के चम्मच याद रखिएगा, दूसरा चम्मच नहीं, 5 ml याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ज्वर को ठीक करने की दवाइयाँ, एंटीपायरेटिस होता है, इसको तो बहुत बार हम कर चुके हैं। एल्बुमिन की जांच में प्रयोग किए जाने वाले रसायन कौन सा है, ऊपर ना अभी हम लोग देखे हैं एसेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल ऊपर ना हम लोग देखे हैं, जहाँ पे एल्बुमिन की जांच के लिए मूत्र में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं, तो यही चीज़ है आपका, समझ गए। उल्टा को करके पूछ दिया है, तो क्वेश्चन इसी तरीका से पूछता है, एक ही क्वेश्चन को कई तरीका से घुमा देगा। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किस उपचार में करते हैं, संक्रमण के उपचार में करते हैं, सब लोग जानता है, ठीक है। उसके बाद है आपका देखिएगा यहाँ पे कि वह व्यायाम जो रोगी स्वयं करता हो एक्टिव एक्सरसाइज कहलाता है, जो स्वयं नहीं करके वो चिकित्सक कराते हो या कोई कराता हो तो उसको निष्क्रिय व्यायाम, पैसिव व्यायाम बोलते हैं, समझ गए। व्यायाम हाँ वही है। ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति को उपचार के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब जो ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन है ये भी एक पोजीशन है, ठीक है। तो ये ट्रेंडलेनबर्ग जो पोजीशन है किसके उपचार के लिए काम में आता है, तो झटका, जब किसी को शॉक लगता है, झटका जब लगता है तो उसको जो है ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति दिया जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे से रिकवरी हो सके, समझ गए। तो याद रखिएगा ट्रेंडलेनबर्ग स्थिति शॉक के लिए, झटका के लिए उपयुक्त है, ठीक है। IM इंजेक्शन का होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा, ये सब तो हो चुका है।
नेक्स्ट है नर्सिंग प्रक्रिया में नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब क्या है। अगर नर्सिंग इंटरवेंस का मतलब क्या है, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है नर्सिंग प्रोसेस में, कि वास्तविक नर्सिंग देखभाल करना। देखिए आपसे जो है क्वेश्चन में पूछ देगा कि नर्सिंग हस्तक्षेप लिखे, तो नर्सिंग हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है कि नर्सिंग देखभाल ही। तो समझ गए ना। तो क्या क्या नर्सिंग देखभाल आप किसी पेशेंट को कर सकते हैं। अगर दर्द है तो दर्द में क्या करेंगे, तो दर्द में क्या करेंगे। संक्रमण है तो संक्रमण के लिए क्या करेंगे। उसके अंदर जो है बुखार है तो बुखार के लिए क्या करेंगे, पोषण के लिए क्या करेंगे। तमाम तरीका का देखभाल जो है अलग अलग कैटेगरी में नर्स जो करती है वही नर्सिंग हस्तक्षेप हो जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है उल्टी आने के आभास को क्या कहते हैं। समझिए कि हमको अभी उल्टी नहीं आया है, ठीक है, लेकिन मन मेरा जो है वो उल्टी टाइप का हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसिया बोलते हैं। नौसिया बोलते हैं मतलब वमन, समझ गए ना। उल्टी आने के आभास को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, जो है हम लोग नौसिया बोलते हैं। समझ गए, वमन इसी को बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उल्टी आने के आभास को। मूत्र में शुगर की उपस्थिति को क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा, हम ऊपर बताया है कि ग्लूकोज का उपस्थित होना या ग्लूकोज आना मूत्र में ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। समझ गए। चलिए मूत्र में खून आना हीमोचूरिया कहलाता है। समझ गए। चलिए 102 है श्वसन क्रिया की पूर्णतः रुकना क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है। तो ये बार बार हम कह चुके हैं कि पूर्ण तरीका से श्वसन रुक जाना, नहीं आना, एपनिया होता है। तो ये चीज़ हाइपरनिया होता है, तीव्र श्वसन होता है। टेकीपनिया होता है मतलब मंद होता है। तो ये सब जो है आपका समझना पड़ेगा, ठीक है। हाइपरनिया, हाइपरनिया मतलब गहरा होता है। टेकीपनिया मतलब अधिक तीव्र श्वसन होता है। हाइपरनिया आएगा तो गहरा श्वसन होगा जो कि ऊपर देखे हैं अभी, ठीक है। और एपनिया आएगा तो बिल्कुल रुक जाना, ठीक है। देखिए PRN का मतलब क्या होता है, PRN का मतलब क्या होता है, तो जब आवश्यकता हो। देखिए ये सब फुल फॉर्म होता है HSBD SOS, तो ये सब एक जो है आपका, अगर डॉक्टर PRN लिख देगा तो बहुत लोग समझ में नहीं करेगा कि PRN का मतलब क्या है। बट आप नर्स है तो आप तो डॉक्टर के लिखे गए चीज़ को समझ सकते हैं। तो PRN लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि डॉक्टर वो चीज़ लिखे हैं कि जब ज़रूरत हो तब, मतलब जब आवश्यक हो। जैसे दर्द के दवाई है तो PRN लिख देंगे तो मतलब जब दर्द होगा तब लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, समझ गए PRN का मतलब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका कि ग्लिसरीन एनीमा उदाहरण है किसका। ग्लिसरीन एनीमा हो, आयल एनीमा हो, वाटर सॉप एनीमा हो, बहुत प्रकार के एनीमा हम पढ़ाए थे आपको। तो ग्लिसरीन एनीमा जो है ये आपका इमोलिएंट एनीमा का एक उदाहरण है। समझ गए ना। ग्लिसरीन एनीमा जो है आपका एक इमोलिएंट एनीमा का उदाहरण है। इसको याद रखिए। कौन कौन सा एनीमा होता है, एक्सट्रिंजेंट एनीमा, परगेटिव एनीमा, एमोलिएंट एनीमा, रिटेंशन एनीमा, आयल सॉप एनीमा, आयल वाटर, आयली एनीमा, वाटर सॉप एनीमा। तो बहुत सारे एनीमा है, याद रखिएगा। एनीमा वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, बता चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखने को क्या कहते हैं, तो आइसोलेशन कहते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो स्वस्थ मरीज है जिसको नॉर्मल फ्रैक्चर व्रैक्चर या कोई और बीमारी है, बट उसको जो है संक्रमित व्यक्ति के साथ नहीं रखा जाता है, संक्रमित व्यक्ति को अलग रखा जाता है, तो उसे हम लोग आइसोलेशन वार्ड बोलते हैं। आप लोग को पता होगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मुंह की देखिए मुंह की सफाई में किस विलियन का उपयोग करते हैं, तो ये तो हो चुका है कि नॉर्मल सलाइन का भी उपयोग करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का भी उपयोग करते हैं। मुंह की सफाई में बिलियन का उपयोग करते हैं। देखिए बिलियन की बात कर रहा है, अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सीधा मुंह की सफाई के लिए रसायन की बात कहता तो पोटेशियम परमैंगनेट हो जाता, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल है, ठीक है। बट नॉर्मल सलाइन एक ऐसा सलाइन होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ें मिला हुआ रहता है, यह बिलियन रहता है, तैयार किया जाता है, इसको सॉल्यूशन होता है। तो मुंह की सफाई के लिए अगर बिलियन पूछेगा तो नॉर्मल सलाइन, अगर रहेगा तो नॉर्मल सलाइन, रसायन पूछेगा तो पोटेशियम परमैंगनेट। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कि हमने तो पढ़ा है पोटेशियम परमैंगनेट ही सिर्फ। तापमान 105 फारेनहाइट या इससे ऊपर तक पहुंचता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो देखिए 105 हो या इससे ऊपर चला जाए तो उसे हम लोग हाइपर पैरेक्सिया मतलब अति ज्वर बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें याद रखिएगा। 105 या इससे अधिक चला जाए। नेक्स्ट है मितली एवं उल्टी को रोकने के लिए जो औषधि दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो एंटी इमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। इमेटिक्स दवाइयाँ होता है जो दवाई को, जो उल्टी को प्रेरित करता है। अगर किसी को उल्टी कराना हो, अगर कोई अगर पॉइजन खा लिया है, अगर उसको उल्टी कराना हो तो इमेटिक्स दवाइयाँ देंगे तो तुरंत जो है तुरंत उल्टी करने लगेगा, ठीक है।
तो ये उल्टी को प्रेरित करता है इमेटिक्स, जबकि उल्टी को रोकने का कौन काम करता है, एंटी इमेटिक्स। एंटी का मतलब ही होता है कि विरुद्ध काम करना, और इमेटिक्स का मतलब प्रेरित उल्टी वाला। तो एंटी जो खिलाफ काम करेगा उसको एंटी इमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट 109 नंबर देखिएगा कि जीभ की सूजन को क्या कहते हैं। देखिए जीभ में सूजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोसाइटिस बोलते हैं, जिह्वा शोथ बोलते हैं, हिंदी में जिह्वा शोथ और इंग्लिश में ग्लोसाइटिस बोलते हैं। समझ रहे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि जीभ को सूजन को ग्लोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या है, 110 नंबर है, खून में ऑक्सीजन की कमी के रूप में कहा जाता है। खून में अगर ऑक्सीजन की कमी हो चुका है, मतलब आपका शरीर जो है नीलापन पड़ने लगेगा, शरीर में ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो उसे जो है हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। समझ गए, एनोक्सिमिया ये सब फलना चिल्ला नहीं बोलते हैं। खून में ऑक्सीजन की कमी के रूप में कहा जाता है। खून में अगर ऑक्सीजन का कमी हो गया है, शरीर नीलापन पड़ने लगेगा, उसे साइनोसिस बोलते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका सांस लेने में कठिनाई को कहा जाता है। अगर सांस लेने में कठिनाई होता हो तो उससे जो है हम लोग डिस्पेनिया बोलते हैं, और उसे हम लोग दमा बोलते हैं। दमा वाले पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होता है। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे करा चुका हूँ कि सांस लेने में अगर कठिनाई होता है तो उसे डिस्पेनिया बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये सब लोगों को कंफ्यूज होगा। एपनोइया होता है मतलब श्वसन का नहीं होना, श्वसन रुक जाना, उसे एपनोइया बोलते हैं। डिस्पोनिया होगा मतलब कठिनाई होगा श्वास लेने में, मतलब श्वास चल रहा है लेकिन कठिनाई होगा हल्का फल्का, तो डिस्पोनिया होता है। ठीक है, तो ये पोनिया वाला जब ये आ जाएगा ना, समझ जाइएगा ये सांस से संबंधित है। कार्डिया टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, कार्डिया वाला आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि यह जो है आपका नाड़ी दर से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, 112 नंबर देखिए, निर्जीवाणुकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ऑटोक्लेविंग जो है यह आपका जो है क्या है, आपका दाब और ताप पर किया जाता है, इसलिए यह जो है फिजिकल मेथड होता है। और ऑटोक्लेविंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें पूर्ण तरीका से जो है नष्ट हो जाता है कोई भी सूक्ष्म जीव। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। समझ गए। चलिए शिखर पल्स के साइट है, मतलब जो शिखर पल्स होता है, पल्स के सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका साइट कहाँ होता है, तो दिल में। दिल में सबसे जो है यह सबसे शिखर सबसे ऊंचा जो है पल्स जो है आपका दिल में ही होता है। तो ये चीज़ को समझ लीजिए। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट है राइगर मोर्टिस होता है मौत के बाद। मौत के बाद जो शरीर होता है, बॉडी होता है, डेथ बॉडी को राइगर मोर्टिस कहते हैं। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट आपका 115 नंबर देखिएगा कि जीवाणु के विकास को बाधित करने का एक एजेंट है। देखिए जीवाणु को विकास के मतलब वृद्धि को जो रोकता हो उससे कौन सा एजेंट कहते हैं, जीवाणुरोधक, बैक्टीरियोस्टेट। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोस्टेट। बैक्टीरियोस्टेट जो जीवाणु के विकास को बाधित करता हो, जीवाणु के विकास को होने में बाधा पहुंचाता हो, उसे बैक्टीरियोस्टेट बोलते हैं। समझ गए। चलिए बहुत अच्छा। 116 नंबर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा। कान के बीच के भाग में सूजन को क्या कहते हैं। कान के बीच में जो सूजन हो जाता है, कान के मध्य भाग में जो सूजन हो जाता है उसे ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। ये क्वेश्चन सब आपको बहुत बार पूछेगा और सेकेंड ईयर में तो ये सब पढ़ना ही है डिटेल में। ठीक है, तो ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण होता है। समझ लीजिए इतना भी। हड्डी के भीतर में इंजेक्शन देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इंट्राओसियस बोलते हैं। ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि बोन मैरो में इंजेक्शन देने को क्या कहते हैं, इंट्राओसियस या हड्डी में, तो दोनों एक ही है। समझ गए। 118 है, ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहलाता है। ऊतक में अगर ऑक्सीजन का कमी है, यानी शरीर में ऑक्सीजन का कमी है, खून में ऑक्सीजन का कमी है, तो उसी को जो है हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। समझ गए। चलिए शरीर का तापमान 95 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो उसे लो जो है थर्मिया हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया मतलब कम तापमान, हाइपो मतलब कम और थर्मिया मतलब तापमान, तो 95 फ़ारेनहाइट से नीचे होता है तो हाइपोथर्मिया हो जाता है। समझ गए ना। चलिए मूत्र का पूर्ण अभाव कहा जाता है, मतलब पूर्ण रूप से मूत्र न होना ही अनुरिया कहलाता है। हल्का फल्का होगा तो एलगुरिया होगा, बहुत अधिक होगा पॉलीउरिया होगा। समझ गए ना, तो यही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए 121 नंबर है, दर्द के साथ पेशाब के बार बार आने को क्या कहते हैं, तो डायसूरिया बोलते हैं। यानी पेशाब करने में कठिनाई होगा, पीड़ा होगा, तो उसे जो है डायसूरिया कहते हैं। समझ गए। चलिए 122 नंबर है, बहुत शानदार प्रश्न है,
तो यहाँ पे मैं देख चुका हूँ कि अगर आपको पीड़ादायक या दर्ददायक अगर पेशाब हो तो उसे डायसूरिया बोलते हैं, ये भी कई बार देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 122 नंबर है, दबाव में भाप द्वारा स्टरलाइजेशन कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है, कीटाणुनाशन, और स्टरलाइजेशन जो है यह पूर्ण तरीका से कीटाणुओं को नष्ट करता है, जबकि डिसइंफेक्शन जो है वह जो है आंशिक रूप से करता है। ठीक है, तो ये जो है दबाव और भाप द्वारा जो किया जाता है वो ऑटोक्लेव होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है 123 नंबर है, निगलने में कठिनाई को क्या बोलते हैं। तो देखिए डिस्फेजिया आपसे पूछा जाएगा, ये भी बहुत बार हो चुका है कि डिस्फेजिया जो होता है वो होता है क्या चीज़, निगलने में कठिनाई होना। ठीक है, तो ये चीज़ है निगलने में कठिनाई होना, डिस्फेजिया। ठीक है, रिगर्जिटेशन ऊपर अभी ना देखे हैं कि अपचित जो भोजन हो जाता है, इनडाइजेशन जो भोजन है वो पेट से रिटर्न जो है अगर मुख में आता है तो उसे जो है रिगर्जिटेशन कहते हैं, समझ गए। उसके बाद डिस्फेजिया निगलने में अस्थाई, एनोरेक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कमना। ठीक है, तो ये आपका होता है निगलने में कठिनाई हो गया। चलिए रेबीज क्या होता है, तो रेबीज कब होता है, तो कुत्ते के काटने से जो होता है, डॉग बाइट करता है तो उससे जो है आपका रेबीज जो है फैलता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आपका 123 नंबर और आजकल आखिरी प्रश्न है कि मरीज के डिस्चार्ज के बाद अथवा मृत्यु के बाद यूनिट का कीटाणु शोधन जो है किया जाता है तो उसे कौन सा आप बोलते हैं, तो उसे टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं। टर्मिनल मतलब होता है कि जब मरीज मृत्यु हो जाए या जब मरीज को जो है दूसरे वार्ड में डिस्चार्ज किया जाता है, दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, तो जो वार्ड खाली हो गया हो वहाँ पे जो है साफ़ सफाई किया जाता है तो उसे जो है टर्मिनल डिसइंफेक्शन बोलते हैं, समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। चलिए आपका यहाँ पे लगभग 123 प्रश्न हमने किया है। 123 प्रश्न 125 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो हमने यहाँ पे 40 से 50 मिनट समय लिया, इस 50 मिनट में आपको 123 प्रश्न तो मिला ही, साथ में आपको एग्ज़ाम में यहाँ से रख लीजिए 5 से 6 क्वेश्चन आपका जो है हर हाल में आएगा ही आएगा, चाहे हम जितना समझाए हैं चाहे जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।